वेलकम स्टूडेंट्स। सिंडिकेट आइस में एक बार फिर आप सबका ढेरों स्वागत है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हिंद महासागर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। आज भी इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आकलित की जाती है और विशेषकर जब हम भारत की बात करते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, भारत के द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंधों की बात करते हैं, हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। वैसे देखा है तो हिंद महासागर को समझना और खासकर हिंद महासागर के सापेक्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आकलन करना एक बड़ा ही जटिल विषय है। लेकिन फिर भी जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करते हैं, भारत के द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, हिंद महासागर की व्यवस्था से परिचय प्राप्त करना एक अनिवार्य विषय बन जाता है, एक अनिवार्य पहलू है। इससे हम सबको दो चार होने की आवश्यकता होती है। जब हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो थोड़ा सा समझना होगा महासागरीय स्थिति के बारे में। और आप सबको पता है कि इस धरती पर लगभग 70% भाग पर पानी ही पानी है। अगर कुल हम धरती की बात करें तो इसका 2/3 भाग, 2/3 से भी अधिक भाग पर पानी ही पानी मिलता है। और इस पानी के अंतर्गत जो है समुद्र से लेकर बर्फीली चट्टानें और नदियां, ये सब के सब समाहित हैं। समुद्र भी है, बर्फीली चट्टानें भी हैं और नदियां भी हैं। और ये भी आप सबको मालूम है कि संपूर्ण विश्व स्तर पर 5 महासागर उपलब्ध हैं। प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। ये 3 ऐसे महासागर हैं जो वास्तव में महासागर के रूप में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, उत्तरी अंटार्कटिका और दक्षिणी अंटार्कटिका, इसे भी आप महासागर के रूप में ही अध्ययन करते हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 महासागर हैं। इन 5 महासागरों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका और विशेष रूप से भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका हिंद महासागर का है। इसलिए हमें हिंद महासागर को विशेष रूप से अपने अध्ययन में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि जो महासागर हैं अंतहीन है, इनकी कोई सीमा नहीं है। ये महासागर कहाँ से प्रारंभ हुए हैं और कहाँ जाकर इनका अंत है, इसका आकलन करना संभव ही नहीं है। यानी महासागरों की स्थिति धरती पर अनंत संदर्भ में ही दर्शित होती है। महासागरों का शुरुआत और उनका जो अंतिम छोर है उसका पता लगाना अब तक संभव नहीं हुआ है। हो सकता है भविष्य में जो है इस प्रकार की तकनीक हमारे पास उपलब्ध हो जाए जिससे कि हम उसका आकलन कर लें, वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में किसी महासागर का प्रारंभ और उसका अंत का बिंदु, ये आज भी हमने उनका अध्ययन नहीं किया है। आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जब हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन, विशेषकर प्रशांत महासागर के साथ इसको समझने की आवश्यकता होती है। देखिए, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ये दोनों ही अलास्का की खाड़ी में जा मिलते हैं। जो अलास्का की खाड़ी है उसमें हिंद महासागर
और प्रशांत महासागर, इन दोनों का मिलन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों महासागर मिलने के बावजूद मिल नहीं पाते। बड़ी विचित्र वक्तव्य आपको लग रहा होगा। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में आपस में मिलते हैं, लेकिन मिलने के बावजूद इसे मिलना नहीं कहा जा सकता है। ये मिलने के बावजूद नहीं मिलते हैं। देखिए, ये इंडियन ओशियन का क्षेत्र है। अभी इस पर हम काफ़ी चर्चा करेंगे। खासकर जो चर्चा मैं कर रहा हूँ कि मिलने के बावजूद ये आपस में नहीं मिल पाते हैं। इस तस्वीर में देखिए, एक तरफ हिंद महासागर का क्षेत्र है, दूसरी ओर प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। दोनों आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, बिल्कुल ओरिजिनल तस्वीर है ये, इसके बावजूद दोनों के पानी का आपस में मिलन संभव नहीं होता। एक का रंग हरा है तो दूसरे का रंग नीला है। ये हरा और नीला का जो भेद है यहां पर बना रहता है, और हरा और नीला का जो भेद है, इस भेद की वजह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों महासागर मिलकर भी आपस में मिल नहीं पाते। तो एक बड़ी अजीब स्थिति यहां पर उत्पन्न होती है। हिंद महासागर का जो पानी है वो नीला है, और प्रशांत महासागर का जो पानी है वो हरा है, आप देख सकते हैं। और बीच में आप देख रहे हैं, ये कोई सीमा नहीं तय की गई है, बल्कि झाग है। दोनों महासागरों की लवणता में अंतर है। प्रशांत महासागर का पानी वो मीठा है, और हिंद महासागर का जो पानी है वो लवणता से युक्त है। तो इससे इनके किनारे जो है झाग पैदा होते हैं, और दोनों के पानी आपस में मिलाने के बावजूद दोनों का रंग अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मिलते जरूर है आपस में एक दूसरे से, लेकिन ऐसा मिलना मिलने के रूप में नहीं होता। एक दूसरे में समाहित नहीं हो पाते। दोनों के पानी में बड़ा अंतर स्पष्ट होता है। हिंद महासागर को लेकर यह भी समझना होगा कि हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है, जो 5 महासागर है उसमें केवल हिंद महासागर ही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर, और वो देश कौन सा है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण महासागर है, और इसकी अगर हम स्थिति का आकलन करें, ये कहाँ पर स्थित है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि हिंद महासागर की जो भौगोलिक स्थिति है वह कैसी है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लोब में भी देख सकते हैं कि ये पूरा ग्लोब है, और ग्लोब में ये जो इंडियन ओशियन है, जो हिंद महासागर यहाँ पर दर्ज है, अगर इसे हम इसकी संपूर्ण चौहद्दी की बात करें कि भौगोलिक आधार पर हिंद महासागर धरती पर कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार स्पष्ट होता है, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जो है हिंद महासागर का प्रवाह है। 3 तरफ से भूभाग से और 1 तरफ द्वीप से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। 3 तरफ भूभाग, समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसी वजह से हिंद महासागर की इतनी अधिक अहमियत है। एक ऐसा महासागर जो आप देख सकते हैं 3 तरफ से भूभाग से घिरा हुआ है। यहां भूभाग देखिए, भूभाग है, और बीच में हिंद महासागर है, और 1 तरफ से द्वीप है। अगर इसकी स्थिति का हम आकलन करें तो उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, जो कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है, उत्तर में कौन स्थित है? भारतीय उपमहाद्वीप। ये देखिए, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, और इसके उत्तर में ये भारतीय उपमहाद्वीप स्थापित है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है। यहाँ पे पश्चिम में पूर्वी अफ्रीका स्थापित है, ये आप देख सकते हैं, ये पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है। पूर्व में अगर आप देखें तो हिंद, चीन, सुंदा द्वीप समूह आदि यहाँ पर स्थित है। ये जो पूर्व का क्षेत्र है,
पूरब में हिंद चीन सुंदा, जिसको कि हम जावा के रूप में जानते हैं, द्वीप समूह है। और दक्षिण में अंटार्कटिका है, जिसको कि आप दक्षिण महासागर के रूप में भी जानते हैं। तो ये पूरी की पूरी चौहद्दी है हिंद महासागर को लेकर। हिंद महासागर के उत्तर में भारतीय महाद्वीप, हिंद महासागर के दक्षिण में दक्षिण महासागर, या जिसको हम अंटार्कटिका कहते हैं, अंटार्कटिका स्थित है। हिंद महासागर के पश्चिम में पूर्वी अफ्रीका, जो कि अफ्रीका महादेश से जुड़ा हुआ है। और हिंद महासागर के पूरब में हिंद चीन सुंदा द्वीप, जिसको कि हम जावा द्वीप के रूप में भी जानते हैं, उसका समूह जावा द्वीप समूह या सुंदा द्वीप समूह की स्थिति स्पष्ट होती है। तो कुल मिलाकर इसकी जो अवस्थिति है इस रूप में है। और इसी वजह से यह महासागर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों के निर्धारण और उनके संचालन में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करने से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में किन भूमिकाओं से युक्त है। तो इसको भी हम लोग नोट भी करते चलेंगे। कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में अगर अवलोकन करें तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध जितने भी जल हैं उसका 20% भाग हिंद महासागर में स्थित है। यानी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जो है जल से भरा हुआ है। 70% भागों पर जल ही जल है और उसका 20% हिस्सा हिंद महासागर के क्षेत्र में है। और यही कारण है कि हम इसे विश्व का तीसरा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़े महासागर के रूप में हिंद महासागर को रखते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जितने भी जल की उपलब्धता है उस कुल जल की उपलब्धता का 20% भाग हिंद महासागर के क्षेत्र में हमें मिलता है। साथ ही विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग हिंद महासागर के किनारे पर बसा हुआ है। यानी हिंद महासागर में एक बड़ी सघन आबादी का निवास है। इसके अलावा अगर व्यापार के आधार पर विचार करें, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हिंद महासागर की विशेषताओं का अवलोकन करें तो व्यापार का एक बहुत बड़ा मार्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरता है। कुल विश्व व्यापार का 80% व्यापार हिंद महासागर के रास्ते से होता है। अब आप समझ सकते हैं कि विश्व व्यापार में हिंद महासागर की क्या अहमियत है। विश्व में सर्वाधिक व्यापार 80% व्यापार हिंद महासागर के रास्ते से होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वहन में इस महासागर की उपयोगिता बहुत ही लाजवाब है, या आप कह सकते हैं कि यह महासागर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। न केवल भारत की दृष्टि से बल्कि विश्व के जो 47 देश हिंद महासागर के किनारे बसे हुए हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तो ये निर्धारित करता ही करता है। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार से जुड़े जितने अन्य देश हैं सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहीं न कहीं हिंद महासागर से तय होते हैं। तो इसी वजह से हिंद महासागर को लेकर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में अध्ययन को बहुत ही प्रासंगिक नज़र से देखने की आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। और अभी आपने देखा कि मालदीव के साथ संबंधों में एक छोटा सा टकराव उत्पन्न हुआ है। यहाँ ये समझना होगा कि मालदीव भी हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित द्वीप है, बल्कि भारत के नज़रिए से अगर आप देखें तो मालदीव की अहमियत हिंद महासागर में बहुत अधिक है। इसलिए कि मालदीव गेटवे ऑफ इंडियन ओशियन फॉर इंडिया, भारत का हिंद महासागर में जाने का दरवाजा
जाने का गेट मालदीव है। मालदीव के रास्ते ही भारत हिंद महासागर में जा सकता है। तो हिंद महासागर में पहुंचने का सबसे सरल मार्ग मालदीव से होकर जाता है भारत के लिए। तो इसलिए हम चाहकर भी मालदीव के साथ अपने संबंधों को स्थिरता के दौर में या संबंधों में ठहराव की स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत जल्द आप देखेंगे कि मालदीव के साथ हमारे संबंध बेहतर थे, बेहतर अवस्था में फिर से स्थापित होंगे और बेहतर बने रहेंगे। तो इसको नोट करते चलिएगा, लिखिएगा, पॉइंट वाइज नोट कीजिएगा। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध पानी का, पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध पानी का लगभग 20% भाग, लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में विश्व की 1/3 जनसंख्या निवास करती है। 1/3 जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व व्यापार का लगभग 80% व्यापार हिंद महासागर के रास्ते होता है। 80% व्यापार हिंद महासागर के रास्ते होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद महासागर के तट पर 47 राष्ट्र स्थित हैं। हिंद महासागर के तट पर 47 राष्ट्र स्थित हैं। पहले 47 राष्ट्रों को आप देख लीजिए। कुल देश जो है 47 हैं, जो कि हिंद महासागर के क्षेत्र से लगे हुए हैं। हिंद महासागर के किनारे स्थापित देश, इनकी कुल संख्या 47 है। और इनमें सबकी लिस्ट तो हमने नहीं दिया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके बारे में और लगभग सभी जो महाद्वीपीय स्थिति है उनसे जो संबंधित देश हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर दिया है। तो देखिए कौन कौन से देश हैं। भारत, इंडिया तो खैर है ही, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका, ये सब के सब एशियाई समुद्र तट वाले देश हैं। एशिया से जुड़े हुए राष्ट्र हैं। ये हिंद महासागर किनारे बसे हुए हैं। आपका जो ब्रिटेन है वो ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा ईरान, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी पश्चिम एशियाई समुद्र तट पर स्थित देश हैं। साथ ही हम क्या देखते हैं, फ्रांस का रीयूनियन द्वीप समूह, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ये सब के सब पूर्वी अफ्रीका समूह से जुड़े हुए देश हैं, ये स्थित है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते, ये सब के सब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं ये, और प्लस ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्री तट है उससे जुड़े हुए राष्ट्र हैं। तो कुल मिलाकर 47 ऐसे देश हैं जो कि हिंद महासागर के किनारे स्थित हैं। और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ देशों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर दिया है। ये आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर जिसको आप कहते हैं। यहाँ देखिए इंडिया है, ये पर्शिया, जर्मनी, अरब का क्षेत्र है, अरबिया, ये सोमालिया के क्षेत्र, दक्षिण जो पूर्वी अफ्रीका समूह है वो है। यहाँ पर आप मिस्र को देख सकते हैं। इधर आप जो है जावा, जो सुंदा के रूप में जाना जाता है, सुंदा द्वीप समूह या जिसको आप जावा द्वीप समूह कहते हैं, वो यहाँ पर स्थित है। तो जो भौगोलिक स्थिति है और जो यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं, ये हिंद महासागर की स्थिति को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है। और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हिंद महासागर का जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में बहुत अधिक है। तो आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या महत्व है इसका हिंद महासागर का,
क्या महत्व है। हालांकि महत्व के बारे में हमने चर्चा भी किया है, फिर भी लिख लीजिएगा कि अगर प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो हिंद महासागर का क्षेत्र अकूत प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। जितने भी अपतटीय तेल उत्पादन है उसका 40% हिस्सा हिंद महासागर के बेसिन में स्थित है। 40% तेल उत्पादन, पेट्रो प्रोडक्ट जो है हिंद महासागर के किनारे तय उत्पन्न होता है, हिंद महासागर में ही उत्पन्न होता है। उसका जो बेसिन है, हिंद महासागर का जो बेसिन है, उस बेसिन से उत्पन्न होता है। साथ ही हम क्या देखते हैं कि हिंद महासागर पूरे वर्ष भर आवागमन के लिए जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि इसका जल जो है कभी जमता नहीं है, बर्फ में परिणत नहीं होता है, और इसी वजह से पूरे वर्ष भर परिवहन का मार्ग हिंद महासागर की ओर से जारी रहता है। ये कभी अवरुद्ध नहीं होता। साथ ही हम क्या देखते हैं कि बहुत ही सघन आबाद क्षेत्र है। हिंद महासागर का क्षेत्र में आबादी की अत्यधिक सघनता पाई जाती है। 2 अरब के लगभग जनसंख्या हिंद महासागर के किनारे निवास करती है। तो इस सारे के सारे इसका जो है इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसके साथ साथ मत्स्य पालन की दृष्टि से अगर आप देखें तो मत्स्य पालन की दृष्टि से भी हिंद महासागर का क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थापित है। तो लिखिएगा महत्व है, इसमें लिखिएगा प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से हिंद महासागर का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से हिंद महासागर का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में अपतटीय तेल उत्पादन का 40% भाग, अपतटीय तेल उत्पादन का 40% भाग हिंद महासागर के बेसिन में उत्पन्न होता है। हिंद महासागर के बेसिन में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद महासागर का अधिकांश भाग, हिंद महासागर का अधिकांश भाग वर्ष भर परिवहन योग्य बना रहता है। वर्ष भर, पूरे वर्ष भर परिवहन योग्य बना रहता है, क्योंकि यहां बर्फ नहीं जमती है, क्योंकि यहां बर्फ नहीं जमती है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद महासागर के उत्तर में, जो कि भारत में स्थित है, हिंद महासागर के उत्तर में सघन आबाद क्षेत्र है। सघन आबाद क्षेत्र है जहां 2 अरब लोगों की जनसंख्या निवास करती है। जहां 2 अरब लोगों की जनसंख्या निवास करती है। और यही कारण है कि क्षेत्र जो है बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में उपलब्ध हुआ है। बल्कि इसी में लिखेगा यह क्षेत्र बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में उभरा है। उपभोक्ता बाजार के रूप में उभरा है। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र में अधिकांश विकासशील देश स्थित हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश विकासशील देश स्थित हैं, जिन्हें आर्थिक सहायता देकर राजनीतिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। जिन्हें आर्थिक सहायता देकर राजनीतिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि विकासशील देशों की जो आर्थिक संपन्नता है वो निम्न स्तरीय प्रकार की होती है। आर्थिक कारणों से इन्हें प्रभावित किया जा सकता है। अगर ऐसे देशों को, विकासशील देशों को आर्थिक मदद दी जाए तो इन देशों की सहानुभूति बटोरी जा सकती है। इन देशों का राजनीतिक
और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लाभ उठाया जा सकता है। चाइना यही कार्य कर रहा है। जो विकासशील राष्ट्र हैं, भारत के इर्द गिर्द जो विकासशील राष्ट्र हैं, उन्हें चेक बुक डिप्लोमेसी के माध्यम से प्रभावित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है और भारत के ऊपर दबाव बनाने का एक कार्य करता है। क्योंकि इन देशों के साथ वो आर्थिक रूप से जब मदद पहुंचाता है तो इन देशों को वह भारत के विरोध में खड़ा करने का प्रयास करता है। इन देशों के साथ वह अपने बेहतर संबंधों की वकालत करता है और भारत के विरुद्ध उकसाने का कार्य चाइना के द्वारा किया जाता है। तो हिंद महासागर का ये नेचर है कि इसके किनारे जो स्थित देश हैं वो अधिकांशतः विकासशील राष्ट्र हैं और विकासशील देशों को आर्थिक मदद पहुंचाकर उन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है, इस नीति पर चीन काम कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद महासागर का क्षेत्र। हिंद महासागर का क्षेत्र ऊर्जा का बड़ा क्षेत्र है। यहां ऊर्जा का प्रवाह 36 मिलियन बैरल प्रतिदिन होता है। यहां ऊर्जा का प्रवाह 36 मिलियन बैरल प्रतिदिन होता है, जो दुनिया के कुल तेल आपूर्ति का 40% भाग है। दुनिया के कुल तेल आपूर्ति का 40% भाग है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद महासागर में मत्स्य पालन। हिंद महासागर में मत्स्य पालन विश्व के कुल उत्पादन का 15% के बराबर होता है। 15% के बराबर होता है। तो मत्स्य पालन का भी यह बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसलिए भी इसकी महत्ता बहुत अधिक है। यहाँ पर खनिज संसाधन भी बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के मामले में भी अकूत संपदा को अपने पास धारित किए हुए है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भी हिंद महासागर के क्षेत्र की अपनी अलग अहमियत है। नोट कीजिएगा, हिंद महासागर के समुद्री तट पर, हिंद महासागर के समुद्री तट पर भारी मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। खनिज संसाधन उपलब्ध हैं जिनमें लोहा, तांबा, जस्ता, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट आदि महत्वपूर्ण हैं। आदि महत्वपूर्ण हैं। तो ये सब इसका जो है इम्पॉर्टेंस है। और अगर अब हम भारत के लिए हिंद महासागर का क्या महत्व है, यदि इसका विश्लेषण करें तो भारत के सापेक्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से हिंद महासागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भारत का भी अधिकांश व्यापार हिंद महासागर के रास्ते होता है। व्यापार आज के संदर्भ में विश्व स्तर पर संबंधों के निर्धारण में और विशेषकर अच्छे संबंधों के मामले में एक बड़ा कारक है। क्योंकि आज का युग आर्थिक युग है और जब तक आर्थिक संपन्नता, आर्थिक समृद्धि किसी देश के पास नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके साथ बेहतर संबंधों की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आर्थिक संपन्नता को अर्जित करने के लिए विश्व व्यापार में हिस्सेदारी होनी चाहिए। भारत के लिहाज से यदि हम हिंद महासागर का अध्ययन करें, हिंद महासागर के इम्पोर्टेंस की बात करें, व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी हिंद महासागर का बहुत अधिक महत्व है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, एक हेडिंग डालिएगा कि भारत की दृष्टि से हिंद महासागर का महत्व है। भारत की दृष्टि से हिंद महासागर का महत्व है। देखिएगा पॉइंट वाइज,
भारत हिंद महासागर का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यह भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत भौगोलिक दृष्टि से हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है। हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है। इसकी तटीय रेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक है। इसकी तटीय रेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद महासागर के रास्ते भारत का अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, खनिज संसाधनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के स्रोत के रूप में हिंद महासागर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, 1987 में भारत को केंद्रीय हिंद महासागर में खनिज संसाधन का पता लगाने का अनन्य अधिकार प्रदान किया गया। खनिज संसाधनों का पता लगाने का अनन्य अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मछली उत्पादन की दृष्टि से भी हिंद महासागर भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर 6वें स्थान पर है। अब अगर हम व्यापार की बात करें तो भारत का लगभग 95% व्यापार हिंद महासागर के क्षेत्र से होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। व्यापार की दृष्टि से भी हिंद महासागर की महत्ता भारत के लिए बहुत अधिक है। भारत का अधिकांश व्यापार लगभग 95% हिंद महासागर से होता है। और यदि आप इसे मूल्य के आधार पर आकलन करें तो भारत के कुल व्यापार मूल्य का 68% व्यापार हिंद महासागर के रास्तों से संपन्न होता है। 68% व्यापार मूल्य भारत के व्यापार में एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो 95% से अधिक का व्यापार भारत का इसी रास्ते से, हिंद महासागर के रास्ते से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत है भारत का व्यापारिक दृष्टिकोण से भी हिंद महासागर का। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति का 80% या कच्चे तेल की आवश्यकता का 80% हिंद महासागर के माध्यम से आयात किया जाता है। 80% कच्चे तेल की आपूर्ति भारत में हिंद महासागर के रास्ते ही होती है। और इस प्रकार अगर आप देखें तो समुद्र पर भारत के तेल निर्यात की जो स्थिति है वो 93% के बराबर है। बल्कि नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा, भारत कच्चे तेल के लिए समुद्र पर निर्भरता 93% है। इसके आयात का 45% हिस्सा हिंद महासागर के द्वारा आता है। 45% हिस्सा हिंद महासागर के द्वारा आता है।
और भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या जो आपका लक्षद्वीप है जिस समय चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है, इसी हिंद महासागर वाले क्षेत्र में है आपका मालदीव और लक्षद्वीप। प्रधानमंत्री का भी जो लक्षद्वीप की यात्रा हुई थी और जो उन्होंने फ़ोटो शेयर किया था, जिसका आधार पर उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप के लिए भी जो है भारतीयों को पर्यटन के लिए इस क्षेत्र को चुनना चाहिए। और इसी की वजह से सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने इसको गलत अर्थ में लिया था, जिसका नतीजा है कि 3 मंत्रियों को वहाँ पर बर्खास्त किया गया और मालदीव के साथ हमारे संबंध जो हैं एक थोड़े से ठहराव वाले दौर में पहुँच गए हैं। तो मालदीव तो खैर चलिए अपना एक देश ही है, अलग देश है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थित है, तो इसलिए हिंद महासागर की जो महत्ता भारत के सापेक्ष है वो बहुत अत्यधिक महत्व लिए हुए है। नोट कीजिएगा, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हिंद महासागर क्षेत्र में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की दक्षिणी सीमा की सुरक्षा हिंद महासागर पर निर्भर है। जैसे उत्तर में हिमालय प्रहरी का काम करता है, तो ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि दक्षिण में हिंद महासागर सुरक्षा प्रहरी की भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पर जल का इतना अधिक भंडार है जिसकी वजह से भारत को दक्षिणी सीमा से बहुत हद तक सुरक्षा प्राप्त होती है हिंद महासागर की वजह से। इसके अतिरिक्त जो है जो भारतीय नौसेना है उसको मजबूत बनाने में भी हिंद महासागर की भूमिका रही है, क्योंकि भारतीय नौसेना हिंद महासागर वाले क्षेत्र में गश्ती करती है, आवश्यकता अनुरूप उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ पर इनकी तैनाती भी की गई है। तो नौसेना की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो भारत के लिए हिंद महासागर का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। नोट कीजिएगा, लिखिएगा, भारत की नौसेना को मजबूत बनाने में हिंद महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत की नौसेना को मजबूत बनाने में हिंद महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के अधिकांश बंदरगाह, जैसे आंध्र प्रदेश का कांकीनाडा है, गुजरात का कांडला बंदरगाह है, केरल का कोचिन बंदरगाह है, इसी प्रकार पश्चिम बंगाल का हल्दिया बंदरगाह है, ये सब हिंद महासागर वाले क्षेत्र में ही स्थित है। तो जो बंदरगाह, भारत के जो अधिकांश बंदरगाह हैं वो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में स्थित है। इसलिए भी हिंद महासागर का जो महत्वपूर्ण योगदान भारत के सापेक्ष है वो अतुलनीय है। इसके अलावा भारत जो है हिंद महासागर क्षेत्र में मानवीय और आपदा राहत कार्यों में सदैव सक्रिय बना रहता है। कोई भी अगर मानवीय त्रासदी होती है या कहीं पर भी कोई आपदा की संभावना होती है या आपदा आ गई होती है, तो भारत सक्रियता के साथ यहाँ पर उपस्थित होता है और अधिकतम सहायता करने का प्रयास करता है। फिर भी अगर आप देखें तो हिंद महासागर को लेकर कई चुनौतियाँ भी हैं। हमें उन चुनौतियों को से भी निपटने की आवश्यकता, उन चुनौतियों को भी समझने की आवश्यकता है। तो नोट कीजिएगा, हिंद महासागर में भारत की चुनौती, तो क्या क्या चुनौतियां भारत को मिल रही है, उन चुनौतियों से भी हम सबको वाकिफ होने की आवश्यकता है। और चुनौती जो है खासकर सुरक्षा को लेकर, जैसा कि आपने 2008 में देखा कि मुंबई पर जो हमले किए गए वो हिंद महासागर के रास्ते ही आतंकवादी आए थे। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं हिंद महासागर के रास्ते मुंबई में प्रवेश किए थे। 2008 की घटना आज भी बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है और ऐसी घटनाएं
विभत्स रूप लिए होती है, जघन्य घटनाएं होती हैं और मानवीय त्रासदी का एक बड़ा उदाहरण है 2008 की मुंबई बम ब्लास्ट की घटना। तो नोट कीजिएगा, हिंद महासागर में भारत के लिए, हिंद महासागर में भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौती सुरक्षा के संदर्भ में देखी जा सकती है, सुरक्षा के संदर्भ में देखी जा सकती है। 2008 में मुंबई पर किए गए हमले हिंद महासागर से ही प्रवेश किए पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किए गए थे, पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा किए गए थे। इसके साथ ही अवैध मत्स्य पालन वगैरह की जो कार्रवाइयाँ वहाँ पर होती है, इससे भारत प्रभावित रहता है। नोट कीजिएगा, अवैध मत्स्य पालन, तस्करी, मानव व्यापार, मानव तस्करी आदि की गतिविधियां हिंद महासागर में संचालित होती हैं, जो भारत के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय है, जो भारत के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपने भविष्य और सुरक्षा के लिए ढेरों अपेक्षाएं रखता है, परंतु अनेक कारणों से यह फलीभूत नहीं हो पा रही है। इसका एक बड़ा कारण जो है भारत का संकुचित नजरिया भी रहा है, और जब संकुचित नजरिया होता है तो आप इसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। हिंद महासागर भारत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महासागर है, लेकिन संकुचित दृष्टि होने की वजह से हिंद महासागर का अधिकतम उपयोग अब भी भारत ने सुनिश्चित नहीं कर पाया है। तो समय रहते हमें इस संदर्भ में बेहतर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और जहां तक हो सके हिंद महासागर का अधिकतम उपयोग भारत के द्वारा किया जाना चाहिए। ये न केवल भारत के हित में होगा, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नई दिशा देने में भी ये भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। और यदि हम भारत के द्वारा जो तक प्रयास किए गए हैं हिंद महासागर के संदर्भ में, खासकर रणनीतिक संतुलन बैठाने के लिए हिंद महासागर के संदर्भ में भारत द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, ये थोड़ा सा जो है इसको समझने की आवश्यकता है। दरअसल में हिंद महासागर अपनी भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। विश्व का अधिकतम व्यापार हो रहा है इस रास्ते से। पूरे वर्ष भर परिवहन का यह मार्ग उपलब्ध करवाता है। खनिज संसाधनों से भरा पड़ा यह क्षेत्र है, और विश्व की जो सघन आबादी है 2 अरब या उससे भी अधिक की आबादी इसी हिंद महासागर वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र को साधने के लिए एक बेहतर प्रबंधन और बेहतर रणनीति का संचालन इसकी आवश्यकता है। तो नोट कीजिएगा, रणनीतिक संतुलन हेतु भारत के प्रयास, इसे नोट कीजिएगा। हिंद महासागर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विश्व राजनीति में सामरिक महत्व रखता है, विश्व राजनीति में सामरिक महत्व रखता है। ऐसे में भारत रणनीतिक संतुलन बनाने हेतु निरंतर प्रयास करता रहा है। रणनीतिक संतुलन बनाने हेतु निरंतर प्रयास करता रहा है। प्रारंभ में भारत रणनीतिक रूप से हिंद महासागर को साधने की दिशा में सतर्क और सार्थक प्रयास नहीं कर पाया था, परंतु बाद में और विशेषकर वर्तमान में भारत ने इस दिशा में ठोस पहल की शुरुआत की है। भारत ने इस दिशा में
ठोस पहल की शुरुआत की है। वर्तमान सरकार मॉरिशस और सेशल्स के साथ हिंद महासागर में सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक संबंधों को स्थापित कर रही है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस और सेशल्स की 2015 में की गई यात्रा महत्वपूर्ण रही है। विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में निरंतर सामने आते एक बड़े सामुद्रिक खेल के बीच भारत के रणनीतिक हित की दृष्टि से सेशल्स का महत्व भारत के लिए अत्यधिक है। यही स्थिति मॉरिशस के संबंध में भी है। मॉरिशस के साथ भारत ने संचार के सामुद्रिक रास्तों को आतंकवादियों और समुद्री डाकुओं के आतंक से सुरक्षित रखने के लिए व्यापक सुरक्षा संबंध स्थापित किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करना भारत के लिए जरूरी है। इसके लिए भारत हिंद महासागर के छोटे देशों की संस्कृति, विरासत और सहयोग की रणनीति के साथ व्यापक साझेदारी की अपेक्षा रखता है। हालांकि आज भी यह एक बड़ा प्रश्न है कि जब हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका के हवाई एवं सैन्य अड्डे नौसेना बेस डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को, रीयूनियन द्वीप समूह में फ्रांस की उपस्थिति को और श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पर चीन की उपस्थिति को दर्ज करती है, हिंद महासागर का यह क्षेत्र भारत के सामरिक संबंधों को और भारत के सामरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रही होती है। ऐसे में समुद्री व्यापार पर चीन अपने एकाधिकार को स्थापित करना, समुद्री व्यापार पर चीन अपने व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने के लिए लालायित है। यह भारत के हित में नहीं होगा। इसके लिए भारत को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। विशेषकर अगर हम भारत का अध्ययन करते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो निसंदेह हिंद महासागर को साधना ये भारत के लिए परम आवश्यक है। और जब तक हिंद महासागर की भू राजनीति को भारत अपने पक्ष में नहीं कर लेता है, निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बेहतरी संभव नहीं हो सकती। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हिंद महासागर की अहमियत के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।